दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है प्यार का असली रूप माँ। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। जिंदगी एक पहाड़ी रास्ता है जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा कि सुमति के जीवन में आए। सुमति का बचपन खुशहाल था, पर जब वह 8 साल की थी तो एक विमान दुर्घटना में उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया। सुमति की देखरेख करने के लिए उसकी बुजुर्ग दादी थी और सीता हाउस हेल्पर घर के सभी कार्य संभालती थी। परंतु जवान बहू बेटे की मौत से बुजुर्ग दादी बुरी तरह से टूट गई। बुजुर्ग दादी से अकेले घर नहीं संभल रहा था, इसलिए दिल्ली वाला मकान खाली करके सुमति अपनी दादी के साथ चाचा चाची के घर इंदौर रहने के लिए आ गई। उन्होंने उसका स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। उसके चचेरे भाई बहन भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ही सुमति से छोटे थे। सुमति की चाची की बेटी तारा बहुत बातूनी, चंचल और एक नंबर की शैतान थी। अंशुमन तारा से 2 साल बड़ा था। सुमति ने बड़ी बहन होने के नाते दोनों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। तीनों की शक्ल भी आपस में मिलती थी, इसीलिए स्कूल में इन तीनों को सब सगे भाई बहन ही समझते थे। सुमति के चाचा दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते और चाची घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती। चाची अपने दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार करती थी। बच्चों की हर जिद पूरी की जाती थी। तारा कभी अपनी सहेली के घर जाने का हठ करती तो कभी नई गुड़िया लेने की जिद करती। अंशुमन अधिकतर कंप्यूटर गेम्स को लेकर रूठ जाता। तारा को देखकर सुमति का मन भी करता कि वह भी चाची की गोद में बैठे, उनके गले में बाहें डालकर झूले, परंतु वह चाची मां नहीं। यही सोचकर सुमति अपना मन महसूस कर रह जाती। वैसे तो चाची ने कभी बेवजह सुमति को नहीं डांटा, पर फिर भी गोद में बैठकर तारा की तरह प्यार भी तो नहीं किया। रोजाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर तीनों बच्चे खाना खाते, पर अक्सर ही सुमति ने देखा कि चाची अपने दोनों बच्चों को कमरे में बुलाकर कुछ विशेष चीज खाने को देती। लंच बॉक्स में भी उनकी पसंद की चॉकलेट रखी होती। हर साल चाची के दोनों बच्चों का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु सुमति के जन्मदिन की किसी को याद भी नहीं रहती। दादी के समझाने पर सुमति इतनी बड़ी हो गई कि उसने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की, जैसे वह अपने मम्मी पापा से किया करती थी। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हर बात मान लेती। जितना संभव होता अपना सारा काम स्वयं कर लेती। थोड़ी बड़ी हुई तो चाची के काम में सहायता करने का भी भरसक प्रयास करती। पढ़ने के लिए भी किसी को नहीं कहना पड़ता। न जाने इतनी सी उम्र में उसे इतनी ज़्यादा समझ कहाँ से आ गई कि चाचा चाची उसके लिए जो भी कर रहे हैं वह सुमति का अधिकार नहीं बल्कि चाचा चाची की कृपा है। सुमति के मन का भावनात्मक कोना खाली रह गया। बेटे बहू की मृत्यु के झटके ने सुमति की दादी को अंदर तक तोड़ दिया। वह सुमति के लिए ही जिंदा थी, लेकिन स्कूल के अंतिम वर्ष तक पहुंचते पहुंचते दादी भी सुमति का साथ छोड़ गई। समय बीता रहा। सुमति ने ग्रेजुएशन पूरा कर बीएड कर ली। चाची की लड़की तारा अभी भी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी कि चाचा ने एक खास मित्र के बेटे से तारा का विवाह तय कर दिया। चाचा के दोस्त कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर थे और उनका बेटा विजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऊंचे पद पर कार्यरत भी था। चाचा के दोस्त की पत्नी कैंसर के चलते सर्वग सिधार गई थी, इसीलिए वह अपने बेटे का शीघ्र ही विवाह करके घर में खुशियां लाना चाहते थे। सुमति के चाचा पहले सुमति का विवाह करना चाहते थे, परंतु सुमति ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने उस पर दबाव नहीं डाला और अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। अंशुमन अपनी पढ़ाई और दोस्तों में मस्त था। तारा अपने मम्मी पापा का भरपूर प्यार पाती थी, परंतु सुमति को कभी उससे ईर्ष्या नहीं हुई। वह मन में सोचती कि तारा खुशकिस्मत है जो उसके मम्मी पापा उसके साथ हैं। सुमति की बीएड पूरी हो गई। बीएड के
बाद उसकी नौकरी भी लग गई। स्कूल घर से काफ़ी दूर था, लेकिन स्कूल अच्छा था, इसीलिए सुमति ने नौकरी छोड़ना उचित नहीं समझा। सौभाग्यवश मेट्रो स्टेशन घर के पास था। स्कूल से घर आते समय अक्सर ही सुमति के हाथों में कॉपियों का बंडल होता, कभी टेस्ट की कापियाँ, कभी होमवर्क तो कभी क्लास वर्क की फाइल। भारी बैग कंधों पर लटकाए सुमति रोड को पकड़े खड़ी रहती। एक दिन एक लड़का जिसका नाम नलिन था, वह दूर से ही सुमति को देख रहा था। उसने अपनी सीट सुमति को दे दी। वह अगले स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सवार होता था, इसीलिए आगे से उसका यही रूटीन बन गया कि वह सुमति के लिए भी सीट रोक लेता। यही नहीं, यदि कोई महिला खड़ी होती तो नलिन अपनी सीट छोड़ देता और उस महिला या बच्चे को बैठने के लिए अपनी सीट दे देता। नलिन का मृदु व्यवहार, घुंघराले बाल और उसकी सहृदयता से सुमति प्रभावित हुए बिना न रह सकी। नलिन की भी नई नई नौकरी लगी थी। वह 2 बहनों का बड़ा भाई था, अपनी जिम्मेदारी खूब समझता था। अच्छी आय होने के बावजूद भी वह आर्थिक योगदान के लिए मेट्रो से सफ़र करता था, ताकि बहनों की शादी के लिए पैसा बचाया जा सके। किसी स्त्री को खड़ा देखता तो अपनी सीट छोड़ देता था। किसी के पास भारी बैग होता तो अपने पास रख लेता। रोज शाम को जॉब के बाद झोपड़ी पट्टी के बच्चों को 2 घंटे पढ़ाने भी जाता था। सुमति को नलिन ने अपनापन महसूस हुआ, एक ऐसा साथी जिसके साथ वह हर बात कर सकती थी। धीरे धीरे सुमति अपनी सभी उलझने नलिन के साथ बांटने लगी। वह उसका एक अभिन्न मित्र बन गया। सहसा जिंदगी सुंदर लगने लगी। लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, जबकि प्रेम होने के बाद तो दुनिया सुंदर लगने लगती। अब सुमति के मन में यह दुविधा थी कि वह अपने चाचा चाची को इस विषय में कैसे बताए। वह जानती थी कि चाचा चाची को उसके प्रेम विवाह से कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु चाचा चाची का उस पर अधिकार है, इसीलिए विवाह के फैसले का पहला हक उन्हीं का होगा। सुमति अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा बचाने लगी, पार्ट टाइम का ट्यूशन करने लगी, ताकि चाचा चाची पर उसके विवाह का अधिक खर्च ना पड़े। सुमति ने कई बार इस विषय में अपनी चाची से बात करने की सोची, परंतु उचित समय नहीं मिल पाया। इसी बीच तारा के प्रथम प्रसव की सूचना मिली। ससुराल में कोई स्त्री नहीं थी, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी चाची पर आन पड़ी। तारा के ससुर चाहते थे कि डिलीवरी उनके घर पर हो, ताकि बच्चे के आने की रौनक घर में बनी रहे, इसीलिए तारा को मायके भी नहीं भेजना चाहते थे। फलस्वरूप चाची को ही तारा के पास जाना पड़ा। तारा के लिए पंजीरी, शिशु के लिए छोटे छोटे कपड़े, स्वेटर, लंगोट, नन्ही नन्ही चादरें, कंबल, मानो किसी गुड़िया का दहेज बन रहा था। सुमति ने भी अपनी अक्षमता के अनुसार मदद की। फ्रॉक और चादरों पर सुंदर कढ़ाई करने में चाची की खूब मदद की और जल्दबाजी में चाची चली गई। सुमति के मन की बात मन में ही रह गई और वह नलिन के बारे में बात नहीं कर पाई। प्रसव के समय कुछ दिक्कत आ जाने के कारण डिलीवरी सिजेरियन करवानी पड़ी, परंतु ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद रक्त रसाव नहीं रुक रहा था। डॉक्टर ने तुरंत तारा को बड़े हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अत्यधिक रक्त रसाव के कारण तारा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सब कुछ चाची की मौजूदगी में हुआ। वह किसी को दोष देती। हफ्ते भर बच्चे को अस्पताल में ही रखा गया। उसके बाद तारा ससुराल में कोई स्त्री नहीं थी, इसीलिए चाची नवजात बच्चे को अपने साथ ले आई। सबका हाल बेहाल था। चाची गहरे सदमे में चली गई। उनकी लाडली बेटी उनसे बहुत दूर चली गई और उनकी गोद में दे गई अपना नवजात बेटा। बच्चे के नामकरण का किसी को होश ही नहीं था। सहसा सब उसे गुड्डू बुलाने लगे। माहौल ऐसा था कि सुमति भी नलिन और अपने बारे में चाचा चाची से बात नहीं कर सकती थी। तारा को गए महीना भर हो गया। धीरे धीरे लोगों का आना जाना कम हो गया। गुड्डू इन सब से बेखबर बढ़ रहा था। दहाड़ मारकर वह अपनी ज़रूरतें पूरी करवा लेता, चाहे वह दूध हो या फिर लंगोट गीला होने पर उसे बदलना हो।
चाची घर के कार्य और गुड्डू की देखभाल में व्यस्त रहती। एक दिन सुमति स्कूल से लौटकर हाथ पैर धो रही थी कि कमरे से गुड्डू के रोने की आवाज़ आई। चाची रसोई में व्यस्त थी। सुमति ने गुड्डू के पास जाकर देखा, वह गीला था, इसीलिए गुहार लगा रहा था। सुमति ने उसका लंगोट बदल दिया तो वह मुस्कुराने लगा। उस दिन सुमति की ममता उस शिशु के प्रति झलक आई। सुमति ने गुड्डू को गोद में उठाकर उसका माथा चूम लिया। इसी बीच सुमति की चाची भीतर से आ गई। चाची के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती। उनके मन में कुछ विचार घुमड़ रहे थे, परंतु वह चुप रही। अगले दिन रविवार था। चाचा चाची दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। सुमति को बुलाया। सुमति चाचा चाची के पास जाकर बैठ गई। दोनों किसी बात को लेकर परेशान थे। थोड़ी देर बाद चाचा ने कहा, सुमति बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। पता नहीं तुम्हें ठीक लगेगी या नहीं। विजय दूसरा विवाह तो करेगा ही। अभी उसकी उम्र ही क्या है। पता नहीं कैसी लड़की आएगी विजय की दुल्हन बनकर। गुड्डू को माँ का प्यार दे पाएगी या नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम विजय से विवाह कर लो? गुड्डू को एक स्नेहमयी माँ मिल जाएगी, परंतु मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। यदि तुम हाँ कहो तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊँ। सुमति मन में सोचने लगी, कल जब मैंने गुड्डू को उठाया था तो मेरे मन में यही ख्याल आया था कि इस बच्चे को मैं ही पालूं, परंतु फिर नलिन का ध्यान आया। उससे पूछना भी जरूरी है, परंतु चाचू तो विजय से शादी करने की बात कह रहे। शायद उनकी बात व्यवहारिक है। मैं गुड्डू को गोद लेकर माँ का प्यार देकर उसे पिता का प्यार तो नहीं छीन सकती। फिर विजय और उसके पिताजी गुड्डू को मुझे देने के लिए राजी हो या ना हो, यह भी तो नहीं पता। जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, पर इस बार मुड़ने या ना मुड़ने का फैसला सुमति के हाथ में था। सुमति के अंतर मन से आवाज आई, तुम्हें ही देना होगा गुड्डू को माँ का प्यार। वह तुम्हारी प्यारी बहन की निशानी, वह बहन जो बचपन में तुम्हें अपने हिस्से की चॉकलेट खिलाया करती थी। उसी तारा का रूप है इस गुड्डू में। तुम इसे सिर्फ पालोगी ही नहीं बल्कि अपने हृदय से भी लगा कर रखोगी, ताकि इसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। सुमति सोचने लगी, नलिन मेरा पहला प्यार है, मेरा मार्गदर्शक, मेरा सखा, सब कुछ उसी से तो मैंने जीना सीखा। सुमति ने अगले दिन इस विषय पर नलिन से बात की। नलिन ने भी सुमति की इच्छा का सम्मान किया और हमेशा अच्छा दोस्त बना रहने का वादा करके हमेशा के लिए सुमति से विदा ले ली। ना बारात, ना सजना सवरना, न ढोल धमाका हुआ। बस 8 रिश्तेदारों की उपस्थिति में हो गया सुमति और विजय का विवाह। शादी के समय चाची ने सुमति को कसकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से निरंतर आंसुधारा बह रही थी। मुंह से सिर्फ यही निकला, तुम ही मेरी प्यारी बेटी हो। समय बीतता गया। गुड्डू 2 साल का हो गया। सुमति ने गुड्डू को भरपूर और निस्वार्थ प्यार दिया। गुड्डू सो रहा था। निश्चल मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। सोते हुए मुस्कुरा दिया। सुमति सोचने लगी, यही है प्यार का असली रूप। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।